स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू यू अकेडमी पर। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे प्री हिस्टोरिक इंडिया, प्री हिस्टोरिक पीरियड से। तो इसको देखते हैं हम क्या है और चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, देखिए आज हम जो अब क्या करने वाले हैं, इग्नू, आपका जो इग्नू का EBHIC 101 है, उसका यूनिट नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, नाउ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 2 ब्लॉक नंबर 1। ठीक है, यूनिट 2 ब्लॉक नंबर 1 हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं और देखते हैं कि इस ब्लॉक में है क्या। चलिए, तो इसका जो ब्लॉक का जो सेकंड चैप्टर है वो है हमारा पीरियोडिक प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में अब हमें जानना पड़ेगा कि प्री हिस्टोरिक पीरियड होता क्या है, इसके बारे में पूरा का पूरा ये चैप्टर जो है वो देखते हैं। तो इस चैप्टर में देखो, पहले हम जो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वो हम देखेंगे कि इस चैप्टर को पढ़ने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों इसको पढ़ना चाहते हैं और इसे पढ़ने से हमको क्या मिलेगा और क्या जानकारी मिल जाएगी। फिर इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आएगा, देन उसके बाद इस नोमेनक्लेचर मतलब कि नामकरण के ऊपर बात करेंगे कि इसका नाम जो है, इन चीजों के नाम ऐसे क्यों पड़े हुए हैं। फिर देखेंगे कि प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री का जो जन्म है वो कहाँ से हुआ। देन उसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो हम जानेंगे कि जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया क्या है, इंडिया की जो जियोग्राफिकल फीचर्स हैं वो क्या हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि फेजेस विद इन द इंडियन पैलियोलिथिक डेटिंग, फेज इंडिया की जो पैलियोलिथिक डेटिंग के जो फेज हैं और उनकी डेटिंग क्या है वो पढ़ेंगे। फिर कुछ आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स के बारे में भी हम जानेंगे। देन लोअर पैलियोलिथिक स्टेज के बारे में भी जानेंगे। फिर मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर के बारे में जानेंगे, अपर पैलियोलिथिक कल्चर के बारे में जानेंगे और हम जानेंगे मेसोलिथिक कल्चर के बारे में। फिर उसके बाद ये हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। ओके, फिर उसकी समरी आ जाएगी, देन कीवर्ड्स वगैरह और ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। देखिए, तो अब हम जो इस चैप्टर में, इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम कुछ चीजों, जैसे कि अब कोशिश करूंगा मैं आपको कि मैं यहाँ तक आज इसको खत्म कर सकूं, फेजेस विद इन द इंडियन पैलियोलिथिक डेटिंग, यहाँ तक मैं खत्म कर दूं। स्टार्टिंग के जो आपके जो कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि 2.0, 2.1 इंट्रोडक्शन, नोमेनक्लेचर, बर्थ ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड, जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ये सारी चीजें और फेजेस विद इन द इंडियन पैलियोलिथिक डेटिंग, इसको मैं खत्म कर दूं। देखिए, अब हम चलते हैं अपना, जैसे कि पहला टॉपिक हमारा ऑब्जेक्टिव, कि इस चैप्टर को पढ़ने से हमें क्या पता लगेगा। देखो, इस चैप्टर को पढ़ने से हमको ये पता लगेगा कि इंडिया की जो प्री हिस्टोरिक प्री हिस्ट्री जो है उसका जन्म कब से हुआ। फिर उसके बाद हम ये जानेंगे कि पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक कल्चर जो है इनको डिफाइन किस तरीके से किया जाएगा या फिर किस तरीके से किया गया है। देन हम ये जानेंगे कि किस तरीके की आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस दिस अवेलेबल टू रिकंस्ट्रक्ट टूल्स, टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी। अब जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जो हमें मिले हैं उनसे हमें किस तरीके के टूल्स और किस तरीके की हिस्ट्री या टूल्स को हम रिकंस्ट्रक्ट करें, या उनकी टाइपोलॉजी या उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में हमको पता लगा कि उस टाइम पर कैसी टेक्नोलॉजी चला करती थी, इसके बारे में हमको ये चीजें जानने को मिलेंगी। देन उसके बाद हमको ये भी चीजें जानने को मिलेंगी कि कैसी साइट्स थी, उनके रीजनल सेटिंग्स क्या थी, इन सब चीजों के बारे में भी। और हमें इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें ये सारी चीजें हमें पता लग जाएंगी। और कुछ हम सेलिएंट फीचर्स के बारे में जानेंगे। इंडियन पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक जो कल्चर था हमारा, पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक कल्चर जो था, इसकी जो सेलिएंट कुछ फीचर्स हैं उनके बारे में भी हम जान पाएंगे। देखिए, फिर आता है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें कि अब यहाँ पर क्या है कि वी शैल लर्न अबाउट द अर्लियर स्टेज इन द हिस्ट्री ऑफ मैन्स बायोलॉजिकल एंड द कल्चरल एवोल्यूशन। यहाँ पर इस यूनिट में हम ये जानेंगे कि जो ह्यूमन बीइंग है उसका अर्लियर स्टेज, उसकी हिस्ट्री का अर्लियर स्टेज, उसकी बायोलॉजिकल या फिर कल्चरल एवोल्यूशन का वो जो एवोल्यूशन जो हुआ है, स्टेजेस जो हुई है उसकी उनकी हिस्ट्री के बारे में हम जानेंगे। This is the stage when creates ancestors to human began to branch off from the ape-like cousins। ठीक है,
यहाँ से हमें पता लगा कि हमारे एंसेस्टर्स कहाँ से मूव करना शुरू किया, किधर किधर वो गए, इन सब उनकी जर्नी क्या थी, उनका टाइम स्पेन क्या था, ये सारी चीजें के बारे में हमको यहाँ से पता लगने वाला है। और इस चैप्टर में हम ये भी जानेंगे कि पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक कल्चर जो हैं वो क्या थे, उनकी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस क्या थे, और उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए टाइपोलॉजी और टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या होंगे, ये सब चीजें भी हम जानेंगे इंट्रोडक्शन में हमने, और जो हमने ऑब्जेक्टिव में पढ़ा वही सारी चीजें हैं। अब देखो जो प्री हिस्टोरिक पीरियड लिखा हुआ है, द यूनिट हैज बीन अडॉप्ट। अब ये जो यूनिट है ये हमारी कहाँ से ली गई है, एक इग्नू का ही MAN002 एक सब्जेक्ट कोड है, MAN002, उसका ब्लॉक 5 और 6, वहां से हमने ये टॉपिक लिया हुआ है इस वाले सब्जेक्ट में। देन उनके नामकरण की बात कर लेते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एंशिएंट इंडिया में हम नोमेनक्लेचर बात कर लेते हैं। देखो नोमेनक्लेचर में अगर मैं बात करूं तो इसको ना दो चीजों में डिवाइड किया गया, वो दो चीजें कौन सी हैं, एक है आपकी प्री हिस्ट्री, ओके, एक है आपकी प्रोटो हिस्ट्री, ओके, एक प्री हिस्ट्री और एक प्रोटो हिस्ट्री। अब प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री में क्या फर्क है, ठीक है। अब प्री हिस्ट्री जो है, अगर मैं बात करूं आपसे प्री हिस्ट्री की, किसकी, प्री हिस्ट्री की, अगर मैं प्री हिस्ट्री की बात करूं तो इसका मतलब ये होता है वो सारी चीजें जो कि राइटिंग स्किल से पहले की हैं, मतलब जब लोगों को लिखना नहीं आता था उससे पहले की जितनी भी चीजें हमें मिल रही हैं, जितनी भी चीजें हैं, उन सबको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, वो सारी हमारी किस में चली जाती हैं, प्री हिस्ट्री में चली जाती हैं। वहीं हम जब प्रोटो हिस्ट्री की बात करते हैं, जब हम प्रोटो हिस्ट्री की बात करते हैं तो प्रोटो हिस्ट्री में ये हमारा एक ट्रांजिशन फेज है। ये क्या है, ये ट्रांजिशन फेज है जहां पर लोग पुरानी चीजों को भी और लिखना सीख रहे थे। क्या कर रहे थे, लिखना यहाँ पर लोग सीख रहे थे। तो अब ये जो मैंने बोला इतना ही, यही सब यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि द ब्रांच ऑफ आर्कियोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इनिशियल स्टेज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री इज कॉल्ड प्री हिस्ट्री। अब आर्कियोलॉजी की वो वाली ब्रांच जो कि ह्यूमन हिस्ट्री के इनिशियल स्टेज से स्टडी करती है, तो उसको हम प्री हिस्ट्री में करते हैं। अगर हम इसे दूसरे शब्दों में कहें तो प्री हिस्टोरिक डील्स विद द origin of growth of human society before the advent of writing system। ठीक है, ह्यूमन सोसाइटीज का ओरिजिन कहां से हुआ, उनकी राइटिंग सिस्टम जो था उससे पहले की जितनी चीजें हैं उन सारी चीजों को हम प्री हिस्टोरिक में देखते हैं। फिर इस स्टेज के बाद आता है प्रोटो हिस्ट्री, जो कि एक ट्रांजिशनल स्टेज होता है, किसके बीच में, एक प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बीच में ट्रांजिशनल फेज है। अब देखिए मैंने कहा एक होता है प्री हिस्ट्री, एक होता है प्रोटो हिस्ट्री, एक फिर आता है हमारा इंडियन हिस्ट्री, देखो प्री हिस्ट्री से प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री से इंडियन हिस्ट्री। अब प्रोटो हिस्ट्री जो है ये आपका क्या है, ये आपका ट्रांजिशनल फेज है। कैसा ट्रांजिशनल, यहाँ पर चीजें बदल रही थी, तो चीजों का बदलने की शुरुआत यहाँ पर होने लगी थी। लोग सीखना शुरू कर दिया था लोगों ने, यहाँ पर लिखना या पढ़ना, ये लिखना मतलब चीजों को राइटिंग स्किल्स डेवलप होना शुरू हो गई थी यहाँ पर, अगर हम बात करें तो प्रोटो हिस्ट्रीज में। तो देन उसके बाद प्रोटो हिस्ट्री स्टेज कवर्स थर्ड एंड द सेकेंड मिलेनियम ऑफ अर्ली हिस्ट्री ऑफ मिलियन कॉमन एरा। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एग्रो-पास्टोरल नियोलिथिक चालकोलिथिक कम्युनिटीज। इसमें क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो प्रोटो हिस्ट्री में कुछ एग्रो-पास्टोरल्स नियोलिथिक का चालकोलिथिक कम्युनिटीज डेवलप होना शुरू हो गई थी और विलेज लाइफ यहाँ पर शुरू हो गया था। एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू हो गया था, जैसे कि कैटल हो गई, शिप हो गई, इन सबको डोमेस्टिकेट, इनको पालना पोसना शुरू कर दिया गया था। फिर यहाँ पर क्रॉप्स को उगाना भी शुरू कर दिया था, जैसे कि इस फेज में, हम प्रोटो हिस्ट्री फेज में अगर हम देखें तो फिर वहां पर व्हीट, बार्ले, राइस, मिलेट्स, ऐसी कुछ चीजें थी, ये सारी चीजें हमने उगाना भी शुरू कर दी थी। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि बहुत तरीके के क्राफ्ट और आर्ट भी यहाँ पर इस फेज में क्या होने लग गई थी, डेवलप होना शुरू हो गई थी।
वहीं फिर हम इंडस वैली की बात कर लेते हैं कि दिस फेज इवेंचुअली लेड टू द ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन, अर्बन सिविलाइजेशंस बेस्ड ऑन द टाउन प्लानिंग एंड ब्रोंज टेक्नोलॉजी। इस फेज में आप देखेंगे कि यहाँ पे क्राफ्ट भी था, एनिमल। इंडस फेज में अगर देखेंगे तो आप अर्बनाइजेशन मतलब कि शहरीकरण शुरू हो गया था, ठीक है, टाउन प्लानिंग आपकी शुरू हो गई थी, ब्रोंज टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें। फिर हम एक और तरीका है हिस्ट्री को डिवाइड करने का। हिस्ट्री को अगर हम डिवाइड करें तो दो एक तरीका और है जो कि है स्टोन एज, ब्रोंज एज और आयरन एज। अब एक चीज दिमाग में रखना कि अगर कहीं पे आपको स्टोन एज समझ लिखा दिख रहा है तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि वो पूरी की पूरी एज जो है वो सिर्फ स्टोन की ही है, या फिर ब्रोंज एज है तो फिर ब्रोंज की ही है, वहां पर ब्रोंज ही मिलेगा, वहां पे आयरन की है तो आयरन ही मिलेगा। ऐसा नहीं है, इनका सबका मायने अलग है। अब ऐसे ही हमारा पहला जो इस चैप्टर में जो हम ज्यादातर जो चीजों को पढ़ेंगे वो हम स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे। अब स्टोन एज की अगर मैं बात कर लूं तो स्टोन एज हमारा है जो हम तीन चीजों में डिवाइड करते हैं। स्टोन एज को हम डिवाइड करते हैं, एक तो करते हैं, सॉरी एक मिनट, मैं जरा कलर चेंज कर लेता हूं, थोड़ा और अच्छा लगेगा। चलिए करते हैं। देखिए, इसको हम पैलियोलिथिक में करते हैं, मेसोलिथिक में करते हैं, नियोलिथिक में करते हैं। देखिए यहाँ पर पैलियोलिथ, सबके पीछे लिथिक लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? लिथिक लगा हुआ है। लिथिक का मतलब होता है स्टोन। क्या होता है लिथिक का मतलब? लिथिक का मतलब स्टोन होता है। और लिथिक जो शब्द है ये एक लिथोस नाम के शब्द से आया हुआ है। और लिथोस शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? लिथोस शब्द आपका ग्रीक भाषा का शब्द है। तो अब ऐसे देखिए, जिस चीज के पीछे लिथिक लगा होगा मतलब वहां पे स्टोन क्या होगा? वहां पे स्टोन तो आना ही आना है। अब याद रखिएगा, पैलियो का मतलब होता है न्यू, और मीजो का मतलब होता है मिडल, और नियो का मतलब होता है न्यू। तो पैलियो मतलब, मीजो मतलब और नियो, पैलियो मतलब ओल्ड, है ना? तो ओल्ड स्टोन एज हो गया ये पैलियोलिथिक। मीजोलिथिक मतलब मिडल स्टोन एज हो गया, और नियोलिथिक मतलब न्यू स्टोन एज हो गया। जो उसकी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं आप देख रहे होंगे, ठीक है। लिथिक जो है वो एक ग्रीक भाषा के शब्द लिथोक्स से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है स्टोन। इसीलिए पैलियोलिथिक का मतलब ओल्ड स्टोन, मीजोलिथिक का मतलब मिडिल स्टोन, और नियोलिथिक का मतलब न्यू स्टोन एज। ठीक है, यहाँ पर चीजें समझ में आई हूं, मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आई हूं। देन उसके बाद हमारा आता है बर्थ ऑफ प्री हिस्ट्री। अब प्री हिस्ट्री का बर्थ किस तरीके से हुआ कि देखिए, द बर्थ ऑफ प्री हिस्ट्री टुक प्लेस इन 1859। अगर हम प्री हिस्ट्री का जो बर्थ है वो हम देखें तो 1859 में होता है, व्हेन द फाइंडिंग्स ऑफ प्रिमिटिव स्टोन इम्प्लीमेंट्स इन एसोसिएशन विद द फॉसिल्ड बोन्स ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीशीज ऑफ वाइल्ड कैटल एंड अदर लार्ज एनिमल्स रेटिफाइड बिफोर द रॉयल सोसाइटी इन लंदन इन द नॉर्दर्न यूरोप। ठीक है, it became clear that the northern Europe was occupied by humans much before the landscape assumed the present form। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1859 में प्री हिस्ट्री का हम देखते हैं कि बर्थ होता है। कैसे बर्थ होता है कि 1859 में कुछ प्रिमिटिव स्टोन्स, मतलब बहुत ही पुराने कुछ स्टोन्स मिलते हैं। अब स्टोन्स मिलते हैं और स्टोन्स के साथ में हम देखते हैं कुछ इम्प्लीमेंट्स भी मिलते हैं, कुछ फॉसिल बोन्स भी मिलती हैं, एक्सटिंक्ट स्पीशीज भी मिलती हैं, कैटल्स भी मिलते हैं, बोन्स वगैरह, ये सारी चीजें मिलती हैं। और इन सब चीजों को कौन देखता है? इन सब चीजों को रॉयल सोसाइटी जो है इन लंदन की जो रॉयल सोसाइटी है नॉर्दर्न यूरोप की, वो इस चीज को देखती है और इसके ऊपर पढ़ाई करना शुरू कर देती है। फिर वहां से शुरुआत होती है प्री हिस्ट्री की। तो प्री हिस्ट्री वहां से लिखना शुरू की जाती है। इट बिकेम क्लियर दैट द नॉर्दर्न यूरोप वाज ऑक्युपाइड बाय द ह्यूमन मच बिफोर द लैंडस्केप एज्यूम्ड इन द प्रेजेंट फॉर्म। इससे ये क्लियर होता है, जब ये सारी चीजें मिली तो इससे ये समझ में आता है हमको कि जो ह्यूमन बीइंग है वो यहाँ पर बहुत पहले से रह रही है, ना कि अभी जो प्रेजेंट में रह रही है, या अभी से नहीं, बहुत सालों पहले से रह रही है। यहाँ पर ह्यूमन बीइंग जो है बहुत साल पहले से यहाँ पर रह रहे हैं। ये चीज इससे हमें क्लियर होता है जब हमें प्रिमिटिव स्टोन्स वगैरह 1859 में मिलते हैं रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन को। Then a long phase of infancy was thus prefaced into human history in this book Prehistoric Time। एक बुक थी जिसका नाम था Prehistoric Time, जो कि लिखी थी किसने? सर जॉन लवलॉक ने।
उन्होंने कहा बर्थ ऑफ न्यू साइंस कॉल्ड द प्री हिस्ट्री। अब सर जॉन लबॉक जो थे, ये नाम याद रखिएगा आप, ओके, सर जॉन लबॉक ने लिखा प्री हिस्टोरिक टाइम्स 1865 में। उन्होंने कहा कि एक नए तरीके का साइंस का जन्म होता है जिसको हम कहते हैं प्री हिस्ट्री। उन्होंने स्टोन एज को डिवाइड किया किस चीज में, पैलियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, Paleolithic, and at the end of 19th century, not only an intermediate stage called the Mesolithic was introduced between the Paleolithic and the Neolithic, but the several stages were identified within the Bronze Iron Age. ठीक है, अब ये देखिए, यही किताब थी जिसकी वजह से हिस्ट्री को, प्री हिस्ट्री को हमने डिवाइड किया किसमें, पैलियोलिथिक में, मेसोलिथिक में, नियोलिथिक में। लेकिन स्टार्टिंग में जब ये किताब लिखी गई तब क्या हुआ कि पैलियोलिथिक और नियोलिथिक एज में डिवाइड किया गया था। लेकिन बाद में जब हमने देखा 19th सेंचुरी में पता लगता है कि मेसोलिथिक स्टेज भी थी एक, जो कि एक ट्रांजिशनल फेज थी किसके बीच में, पैलियोलिथिक और नियोलिथिक एज के बीच में एक ट्रांजिशनल फेज थी, मेसोलिथिक एज। ठीक है, ये चीज हमने देखी। और वहीं हम देखते हैं कि बहुत सारी कुछ स्टेजेस थी किसके बीच में, ब्रॉन्ज और आयरन एज के बीच में हम देखते हैं। फिर उसके आगे जब हम चलते हैं, फर्दरमोर थैंक्स टू द कल्चरल सीक्वेंसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द केव ओपन एयर साइट्स इन फ्रांस, 3 phases वर रिकॉग्नाइज्ड विद द पैलियोलिथिक, लोअर, मिडल एंड द अपर। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आपके ओपन एयर साइट्स जैसे फ्रांस में मिलती हैं कुछ कुछ फेजेस को हमने डेवलप किया जो कि थी लोअर, मिडल और अपर फेजेस। ठीक है, तो यहाँ पर चीजें आपको समझ में आई हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको समझ में आती हैं तो हाँ जी, देखिए मैंने स्टार्टिंग में नहीं कहा, मैं ये आपको कहता हूँ अगर चीजें आपको समझ आ रही हैं तो देखिए आपको सब्सक्राइब करने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वीडियो को लाइक करने में भी मेरे को लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि एक ऐसा भी एक चैनल है जो चीजों को अच्छे से पढ़ाते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके साथ सारी चीजें अच्छे से हम समझा सकें। चलिए तो आगे स्टार्ट करते हैं, प्रमोशन कर लिया, बहुत है। देन जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया की अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए इंडिया की जो जियोग्राफिकल फीचर्स की अगर हम जियोग्राफी की बात कर लेते हैं इंडिया की, तो इंडिया में अगर हम देखें तो इंडिया या फिर साउथ एशिया for general geographical and the cultural purpose is a distinct geographical entity at the subcontinent level. The Indian landscape is endowed with the prerequisites for the successful hunting gathering way of life. So suitable landforms permitted free movement of hunter-gatherers groups, occurrence of a variety of basic rocks and siliceous stones for the making tools, existence of perennial water bodies in the form of large and the small streams and springs, and availability of a large variety of wild plants and animal foods. It is therefore not surprising that bearing the Himalayan tracts proper, the Indo-Gangetic alluvial tracts, Stone Age group occupied the whole of the Indian land masses. अब देखिए यहाँ पर क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। इंडिया की जो ज्योग्राफिकल जो लोकेशन है वो इतनी अच्छी है और यहाँ की जो लैंडफॉर्म है इतनी अच्छी है कि वो सारी की सारी चीजों के लिए सुटेबल बैठ जाती है। फिर वो चाहे हंटिंग गैदरिंग हो, फिर चाहे वहाँ यहाँ के स्टोन्स हो जिनसे हम टूल्स बना सकें, फिर चाहे यहाँ की नदियाँ हो जो हमेशा बारहमासी बहती रहती हैं, फिर उनकी छोटे छोटे स्ट्रीम्स हैं, स्प्रिंग्स हैं, फिर चाहे बड़े बड़े प्लांट्स की, वाइल्ड प्लांट्स की बात करें या फिर एनिमल फूड्स के लिए बात करें, चाहे फिर हम इंडो गैंगेटिक एलुवियल ट्रैक्ट की बात करें, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हर तरीके की हंटिंग गैदरिंग भी यहाँ पर हो सकती है। यहाँ पर कहने का मतलब है हर तरीके की सुख सुविधाएं आपको इंडिया में मिल जाती हैं। तो ये एक इंडिया का ज्योग्राफिकल फीचर था जिसकी वजह से लोग यहाँ पे भी बहुत अच्छे लेवल पे इवॉल्व होने लगे और यहाँ भी हिस्ट्री का हम प्री हिस्ट्री का हम बहुत सी चीजें मिलती हैं हमको। फिर थोड़ा आगे चलते हैं तो देखते हैं कि फेजेस विद इन द इंडियन पैलियोलिथिक एंड डेटिंग। इंडियन पैलियोलिथिक और डेटिंग के बीच में कुछ फेजेस हैं, उन फेजेस को देख लेते हैं। देखिए इंडियन पैलियोलिथिक को जो है हमने डेवलपमेंट को 3 फेज में डिवाइड किया गया है, एक लोअर फेज, एक मिडल फेज और एक अपर फेज। लोअर फेज हैज 2 कल्चरल ट्रेडिशंस। जो लोअर फेज है हमारा
पहला पॉइंट आएगा हमारा लोअर फेज का। तो लोअर फेज की अगर हम बात करें तो इसमें दो कल्चरल ट्रेडिशन थे, एक था सोनियन पेबल टूल ट्रेडिशन और एक था पेनिनसुलर इंडियन हैंड एक्स क्लेवर ट्रेडिशंस। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आता है लोअर, अगर लोअर पैलियोलिथिक में बात करें तो लोअर पैलियोलिथिक ट्रेडिशंस इवॉल्व्ड द यूज ऑफ लार्ज पेबल। लोअर पैलियोलिथिक में क्या हुआ कि बड़े बड़े पेबल्स, बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग होने लगा, बड़े बड़े फ्लेक्स का प्रयोग होने लग गया फॉर मेकिंग चॉपर्स। अब इनसे क्या बनेगा, चॉपर्स या फिर चॉपिंग टूल्स, हैंड एक्स, क्लेवर्स, नाइफ। चॉपिंग के लिए मतलब क्या, काटने के लिए, है ना, चीजों को काटने के लिए यहाँ पर बड़े बड़े पेबल्स का प्रयोग किया गया, बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया गया ताकि चीजों को चॉप किया जा सके। चॉपिंग टूल जैसे कि अब आपके देखेंगे एंड कुछ आप देखेंगे कि हैंड एक्स हो गई आपकी। ठीक है, हैंड एक्स मतलब कि कुल्हाड़ी, हाथ से यूज करने वाली कुल्हाड़ी जिसमें कुल्हाड़ी लकड़ी वगैरह नहीं होगी। देन आप देखेंगे क्लीवर्स हैं, नाइफ्स हैं, चाकू, है ना, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। Then middle Paleolithic is based on the use of variety of flakes. Mainly यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको flakes वगैरह ज्यादा मिलेंगे, chopping tools ज्यादा मिलेंगे, from the core, from the preparing scrapers, points, borers, यहाँ पर अब borers भी मिलने लग गए, other tools है, ये कुछ अलग भी tools हैं। Further refinement came to the upper Paleolithic, sorry, देखिए आपका जो लोअर था, लोअर में हमने देखा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऐसे कि आपको भी कंफ्यूजन, मेरे को भी। लोअर में हमने देखा कि बड़े बड़े पत्थर हमको मिले, ठीक है, लार्ज पेबल्स मिले और उसमें क्या फ्लेक्स थे, चॉपर्स थे। मिडल में हमने देखा, मिडल जो था आपका, मिडल में हमने देखा कि फ्लेक्स होंगे। ठीक है, मिडल में देखेंगे फ्लेक्स होंगे और आप फ्लेक्स होंगे और आपके देखेंगे कोर्स होगा। ठीक है, और आपके पॉइंट होंगे, पॉइंट्स, बोरर्स होंगे, ये सारी चीजें होंगी। देन हम देखते हैं अपर, पहले इसमें देखेंगे तो कि ब्लंटेड और पेन नाइफ ब्लेड्स मिलेंगे और सेरेटेड एजेस मिलेंगी। और वहीं हम देखते हैं कि एरो पॉइंटेड वर मेड ऑफ द लॉन्ग पैरेलल साइड्स, ब्लेड्स वगैरह मिलेंगे। सीरीज फ्रॉम द सिलिंड्रिकल कोर्स ऑफ पंच टेक्निक्स मिलेंगे आपको। इसके बाद बिसाइड रिलेटिव इसके बाद हम देखते हैं कि चलिए देन उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो आपका beside relative datings, it has been possible to recent years to date some of the sites of absolute terms and the dating techniques such as the, अब dating technique देखो आप सुनो, मैं कहता हूं कि मुझे एक हड्डी मिली, क्या मेरे को मिली एक हड्डी और मैं जानना चाहता हूं कि ये कितने साल पुरानी है, धरती में दबी हुई मिली और मैं चाहता हूं कि ये कितने साल पुरानी है। तो इसको जानने के लिए मेरे पास कुछ टेक्नोलॉजीज हैं। अब टेक्नोलॉजी कौन कौन सी है, एक तो है आपका रेडियो कार्बन टेक्नोलॉजी, एक पैलियोमैग्नेटिज्म टेक्नोलॉजी है, एक थर्मोल्यूमिनेसेंस टेक्नोलॉजी है, एक पोटेशियम आर्गन टेक्नोलॉजी है, एक आर्गन पोटेशियम है, एक यूरेनियम थोरियम पोटेशियम है। ये कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जिनके दम पर हम क्या है चीजों को जान पाते हैं कि ये कितने साल पुरानी चीज है। तो ये आप याद रखिएगा, रेडियो कार्बन टेक्नोलॉजी, पैलियोमैग्नेटिज्म टेक्नोलॉजी, थर्मोल्यूमिनेसेंस टेक्नोलॉजी, लुमिनेसेंस टेक्नोलॉजी, एक पोटेशियम आर्गन, एक आर्गन और एक यूरेनियम थोरियम टेक्नोलॉजी, ये कुछ टेक्नोलॉजीज हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि जो का है फिर है आपका आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स। देन हम आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स की बात करें तो आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स ऑफ पैलियोलिथिक टाइम के, तो पैलियोलिथिक साइट्स आर द टू प्रिंसिपल टाइप्स। पैलियोलिथिक साइट्स जो मिलेंगे वो आपको दो तरीके की मिलेंगी अगर हम मेनली देखें तो। एक आपका ओपन एयर साइट होगी, एक केव या फिर रॉक शेल्टर होगा। ओपन एयर साइट मतलब कि वहां पर आपको कोई भी छत वगैरह नहीं है, सीधा आपके सामने पड़ी हुई जो चीज है वो यही है। केव वाली मतलब आपको गुफाएं वगैरह मिलेंगी या फिर आप देखेंगे कि पत्थरों के बीच में कोई रहने के लिए कोई
केव्स मतलब गुफाएं। गुफाएं क्या होती है, पत्थरों के बीच में ही तो होती है, पत्थरों के अंदर आपको चीजें मिल जाएंगी जहां पर रह रहे हों लोग, ऐसे ऐसे कुछ घर टाइप छोटे से मिल जाएंगे आपको, गुफा झोपड़ी टाइप ऐसे कुछ समझ लीजिए आप। देन उसके बाद हम देखते हैं कि ओपन एयर साइट्स आर द कॉमन इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के सारे पार्ट्स में हम देख सकते हैं कि ओपन एयर साइट्स तो मिल जाती हैं, लेकिन अकर ऑन द क्लोज टू द लार्ज एंड द स्मॉल रिवर। ये ओपन एयर साइट्स जो है वो सारी सारी आपको कहाँ मिलेंगी, स्मॉल रिवर्स के पास में मिलेंगी, ऑल्सो इंटीरियर बेसिस और द वैलीज और द फुटहिल जोन्स मिलेंगे आपको, यहाँ पर मिल जाएंगी ये। और आपको ये जो मिलेंगी ये द हिल्स रेंजेस, हिल हो गई आपकी, रेंज हो गई, हिल रेंजेस हैं वहां तक मिल जाएंगी। देन हम देखते हैं कि जो ओपन एयर साइट्स हैं हमारी वो दे रिप्रेजेंट वेरियस फॉर्मेशन प्रोसेस रेंजिंग फ्रॉम द ट्रू इन situ or undisturbed sites found on the withered bedrock or else in the soft silts to the occurrence of the colluvium, river-borne gravels. Cave and the rock shelter sites occur in hilly areas covered with sedimentary rocks. सुनो, जो हिल रेंजेस में आपको मिलती हैं जैसी की तैसी, मतलब कहने का मतलब इन सिटू, यहाँ पर एक शब्द आया, ये याद रखिएगा। मैं जब पढ़ता था चीजों को, पढ़ता क्या अभी भी पढ़ता हूँ, बट अब देखेंगे अब देखेंगे यहाँ पर एक शब्द है इन सिटू, ठीक है। इन सिटू का मतलब समझो जैसा का तैसा, इसको हिंदी में ऐसा समझ लीजिए आप, जैसा का तैसा। इन सिटू का मतलब जैसा का तैसा, जैसी थी वैसी की वैसी आपको मिली है। It represents various formation process ranging from the true in situ or understand site found or withered bedrock or else in the soft silt occurrence of the colluvium river-borne gravels। अब caves जो हैं आपके, वो cave shelter या फिर rock shelter की हम बात कर रहे हैं, ये कहाँ hilly areas में मिलेंगे आपको, और sedimentary rocks के नीचे covered by sedimentary rocks that is sandstones and the limestone। sedimentary rocks कौन कौन से होते हैं, sedimentary rocks आपके होते हैं sandstone और लाइमस्टोन्स। और हाँ, अगर आपको ये जानना हो कि ये सेडिमेंट्री रॉक क्या है, आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, ज्योग्राफी की सीरीज पड़ी हुई है, और सेडिमेंट्री रॉक आपको क्लास 6 की किताब में भी पता लग जाएगा, क्लास 6 वाली वीडियो देखेंगे उसमें भी पता लग जाएगा। और सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में आप क्लास 11th की में भी देख सकते हैं, क्लास 11th वाले में भी आपको मिल जाएगा। देन सेडिमेंट्री रॉक्स हो गया भीमबेटका। अब ध्यान देखिए, जब केव्स की बात आए और भारत देश के अंदर भीमबेटका केव्स की बात ना आए, कुरनूल केव्स की बात ना आए, तो सब बेकार है। देखिए, जब केव्स की बात आती है तो भीमबेटका मध्य प्रदेश की भीमबेटका और कुरनूल केव्स आंध्र प्रदेश की, इनका नाम जरूर आता है, ये कॉमन याद रखिएगा। जब भी केव्स की बात आए, केव्स कहाँ होंगी, केव्स होंगी जहाँ हिल्स होंगे। हिल्स कहाँ है, मध्य प्रदेश में मिलेंगे आपको, आंध्र प्रदेश में मिलेंगे। तो ये जो दो जगह ऐसी हैं जहां पर आपको ये तो केव्स तो मिलनी ही मिलनी है, एक भीमबेटका केव्स, एक कुरनूल केव्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारा लोअर पैलियोलिथिक स्टेज इन इंडिया। इंडिया का जो लोअर पैलियोलिथिक स्टेज है उसके बारे में जरा देख लेते हैं। नहीं, देखिए, इसको हम नहीं देखेंगे इस वाली वीडियो में, इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। हमने जो कहा था आपको कोशिश करेंगे यहाँ तक पढ़ाने की, वहां तक हमने खत्म कर दिया है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो से चेक करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या चीजें होंगी। देखिए, यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है आपको, आर्कियोलॉजिकल और डेटिंग तक, वैसे मैंने कहा था आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड और पैलियोलिथिक तक ये मैंने पढ़ा दिया है। तो आपको जैसी भी ये वीडियो लगी हो आप मुझे जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ये बहुत जरूरी काम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।